हेलो गाइस, क्रैश कोर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो आपका चैप्टर है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी हाफ चैप्टर जो है कवर कर लिया है। ये सब कुछ हमारा हो चुका है। आई थिंक हमने रेंडर पेस्ट तक का टॉपिक को कवर कर लिया था और अब यहाँ से हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। इंडेंचर लेबर मीन्स अ बॉन्डेड लेबरर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। इंडेंचर लेबर का मतलब होता है कि ऐसे लेबरर्स जो उनको कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बॉन्ड कर दिया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर इंसान एम्प्लॉयर के अंदर आपको इतना दिन काम करना पड़ेगा। जिससे हुआ क्या, काफ़ी लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा हुई, तो वही दूसरी तरफ दूसरों को मतलब अब इट ब्रॉट हायर इनकम्स फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स। कुछ लोगों के लिए बहुत ही हाई इनकम का जरिया बना ये इंडेंचर लेबर वाला सिस्टम, और जबकि दूसरी तरफ गरीबी लेकर आया और लोगों के लिए thousands of Indians and Chinese laborers went to work on plantation and mines and in roads and railway construction। हज़ारों की संख्या में इंडियन और चाइनीज़ लेबरर्स जो है काम पे गए, प्लांटेशन माइंस के प्लांटेशन में, माइंस में, रोड पे, रेलवे कंस्ट्रक्शन के काम पे। मोस्ट ऑफ द इंडेंचर लेबर केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। Indians indentured migrants main destination were the Caribbean island, मॉरिशस एंड फिजी। मतलब जो आप सबसे पहले तो हम बात करें तो इंडिया में से कहाँ कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इंडेंचर लेबर के रूप में गए थे, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और जो कुछ तमिलनाडु के ड्राई डिस्ट्रिक्ट थे। और कहाँ गए थे ये? मेनली गए थे कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस एंड फिजी। मोस्ट ऑफ इंडेंचर लेबर वर्कर्स माइग्रेटेड इन द होप ऑफ ब्राइट फ्यूचर। जितने भी इंडेंचर लेबर गए थे वो इसी उम्मीद में गए थे कि हमारा फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा, हम ज़्यादा कमाएंगे, हम अच्छे से जिएंगे। बट दे वर एक्सप्लॉयटेड, लेकिन उनका बुरी तरीके से शोषण किया गया बाय द रिक्रूटिंग एजेंट। रिक्रूटिंग एजेंट ने उनकी बुरी तरीके से शोषण किया एंड उसके बाद एम्प्लॉयर ने भी शोषण किया। और एजेंट जो है उनसे कमीशन लेते थे कि हम आपको यहाँ भेज देंगे, उसके लिए मुझे कमीशन दो। और जब वो चले जाते थे तो एम्प्लॉयर्स उनको बुरी तरीके से जो है एक्सप्लॉयट करते थे। 19th सेंचुरी इंडेंचर वॉज डिस्क्राइब्ड एज द न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। 19th सेंचुरी के अंदर जो इंडेंचर था ना, उसको एक न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी मतलब गुलामी का एक नया सिस्टम के तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। नेक्स्ट जो है आपका इंटर वॉर इकोनॉमी। हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड हमारा बना फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, और अब हम आ चुके हैं अब उस टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 18 तक चला था, जो कि यूरोप में था। बट इट्स इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया को इसका इम्पैक्ट देखना पड़ा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनदर कैटास्ट्रोफिक वॉर। बहुत सारे युद्ध, मतलब एक तो इंटर वॉर चल ही रहा था, बाकी अंदर ही अंदर बहुत सारे युद्ध भी चल रहे थे इस वॉर के अंदर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन टू पावर्स, एलीज एंड द सेंट्रल पावर। दो पावर के बीच में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिला था। दैट वाज एलीज एंड सेंट्रल पावर। एलीज के अंदर कौन कौन से कंट्री थे शामिल? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, लेटर ज्वाइंड बाय यूएस। ठीक है ना? तो उसके बाद इसके अंदर ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, रशिया हो गए और उसके बाद यूएस हो गए। ऑन दी अदर साइड दूसरी तरफ कौन थे? सेंट्रल पावर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल जो है वॉर देखने को मिलता है, जिसके अंदर मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिला। द वॉर लेड टू अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इनटू दोज दैट प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट। अब जो है इस युद्ध की वजह से इंडस्ट्री का भी रिकंस्ट्रक्ट, मतलब इंडस्ट्री भी उसी तरीके से अपने आप में परिवर्तित हो रही थी। अब उनने जो है वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। एंड इवन द सोसाइटीज़, और इवन सोसाइटी भी रीऑर्गेनाइज हो गई। जो आदमी थे वो युद्ध में जाते थे लड़ने के लिए, और वुमेन जो है अब जॉब करने लग गई थी। एज द वॉर हैड इंक्रीज, जिस तरीके से युद्ध धीरे धीरे और बढ़ा, ब्रिटेन का एक्सपेंडिचर बढ़ता रहा, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने क्या किया? यूएस से उधार लिया, यूएस के बैंकों से भी लिया, यूएस के पब्लिक के लिए से लिया। दिस लेड टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द यूएस, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से यूएस की पोजीशन में बदलाव देखने को मिला। यूएस जो खुद उधारी लेकर बैठता था, अब वो खुद इतना प्रोस्पेरिटी हो चुका था कि अब वो उधारी दे रहा था
और वो डेटर से क्रेडिटर बन गया था, और जिसकी वजह से यूएस के सिटीजन्स की भी काफ़ी प्रोस्पैरिटी देखने को मिलता है। अब उसके बाद अब बात करते हैं कि लाइक जब पूरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये जो ब्रिटिश था ये तो पूरा का पूरा युद्ध में लग गया, तो इनकी इकोनॉमी काफ़ी गिर गई। ठीक है, जब इतनी इकोनॉमी इतनी गिर गई कि लोग बाग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो इस किस तरीके से इसने रिकवरी कैसे किया, क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं तो अभी तो बिल्कुल मतलब ठीक है इतना मतलब अभी उसने काफ़ी रिकवर, तो किस तरीके से उनने रिकवर किया, इसको लेकर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी वॉज नॉट एन ईजी टास्क। युद्ध के बाद रिकवरी करना ईजी टास्क नहीं था। ब्रिटेन दैट वॉज वंस अ प्रोस्पेरस कंट्री, ब्रिटेन जो एक बहुत ही समृद्ध देश हुआ करता था बिफोर दी वॉर, वॉज नाउ अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, लेकिन अब एक क्राइसिस के सिचुएशन पे आ चुका था। दिस वॉज हैपन व्हेन ब्रिटेन वॉज बिजी इन वॉर, जब ब्रिटेन वॉर में बिजी था, जो इंडस्ट्रीज थी जापान में और इंडिया में वो उन्होंने डेवलप कर लिया। ये बहुत ही अच्छा चांस मिला था इंडिया के लिए। सो आफ्टर दी वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीगेन इट्स कंट्रोल ओवर द इंडियन मार्केट। अब क्या हुआ, जब वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन को जो है अब वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता था इंडियन मार्केट के ऊपर, एंड ऑल्सो इट वॉज अनेबल टू कम्पीट विद जापान इन इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल मार्केट में वो अब जापान से भी कम्पीट नहीं कर पा रहा था। द गवर्नमेंट हैड रिड्यूस्ड इट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाए। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर को किया कम, तो जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई कि लोग जो है बेरोजगार हो गए। आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं कि 1920 के अंदर 1 in every 5 ब्रिटिश वर्कर्स वर जॉबलेस, मतलब हर 5 में से एक जो ब्रिटिश है वो बिना मतलब एक बेरोजगार हो गया था। नेक्स्ट है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन जो ये प्रिंसिपल पॉलिसी थी यूएस की, यूएस इकोनॉमी रिकवर्ड क्विकर। यूएस इकोनॉमी भी युद्ध में थी लेकिन उसने काफ़ी जल्दी रिकवरी कर लिया एंड रिज्यूम्स इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s। मास प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी। मास प्रोडक्शन जो था वहाँ का इम्पॉर्टेंट फीचर था विच बिगन इन द लेट 19th century। Henry Ford is a well-known pioneer of mass production, a car manufacturer who established his car plant in Detroit. Ford को तो आप अभी भी जानते हो, अभी भी इतना फेमस और इतना लग्जीरियस कार के अंदर है। द टी मॉडल फोर्ड वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार। टी मॉडल जो फोर्ड था वही वर्ल्ड का फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार था। फोर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस सून स्प्रेड इन द यूएस। अब ये जो फोर्ड ने अपना ये इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस किया ये धीरे धीरे पूरे यूएस में फैल गया और धीरे बाद में बल्कि यूरोप ने भी कॉपी किया कि हाँ हमें मास प्रोडक्शन करना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन की। द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन बिगिन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल मिड 1930s। काफ़ी सालों तक नहीं कह रही हूँ, मतलब काफ़ी टाइम तक देखने को मिलता है ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैटेस्ट्रॉफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड। हर चीज़ में एकदम कमी देखने को मिली। द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज वर एग्रीकल्चरल रीजन। सबसे ज़्यादा इफेक्ट लेकिन उसमें से कौन हुए, जो भी एग्रीकल्चरल रीजन्स थे और या फिर जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कम्युनिटी थी। इट वॉज सो बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ द प्राइजेज ऑफ द गुड ग्रेन्स फूड ग्रेन्स दैट प्रिवेल्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड। क्योंकि जितने भी फूड ग्रेन्स थे उन सभी की कीमत में काफ़ी कमी, कीमतों में एकदम कमी देखने को मिली जो कि काफ़ी लंबे समय तक प्रिवेल रही। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज द मेन रीज़न दैट लेड टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। एग्रीकल्चरल का बहुत ज़्यादा वो जो मास प्रोडक्शन वाली पॉलिसी आई थी ना वो सब लोग फॉलो कर रहे थे, सब लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग गए। अब सब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया तो क्या हुआ कि जो भी अनाज था सबकी कीमतें घट गई। इन ऑर्डर टू, अब लोगों ने क्या सोचा ना कि चलो कीमत कम हो गई है तो हम क्या करते हैं ना अगले साल और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो किसानों ने किया कि और ज़्यादा हम करेंगे, लेकिन और ज़्यादा करने से भी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि प्राइसेस और ज़्यादा घट गई क्योंकि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। ठीक है ना, तो ओवर प्रोडक्शन जो था वो सबसे मेन रीज़न था। उसके बाद सेकेंड रीज़न तो था दैट वाज द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लेंडिंग लोन्स बाय द यूएस। अब जो है इस सिचुएशन में यूएस जो कि सभी देशों को लोन बांट रही थी, अब वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेने लग गई, बल्कि उनने जिसको लोन लिया था उससे वापसी लेना शुरू कर दिया। The withdrawal of US loans created a huge problem for those countries that were dependent on the US for the loans.
इन यूरोप मेनी मेजर बैंक्स फेल्ड एंड करेंसीज लाइक पाउंड एंड स्टर्लिंग कोलैप्स, सब कुछ कोलैप्स हो गया। जस्ट लाइक अदर कंट्रीज द यूएस ऑल्सो बैडली इफेक्टेड बाई द डिप्रेशन। अभी आप ये मत सोचो कि हाँ यूएस एकदम बच गया, यूएस पे भी पूरी तरीके से इफेक्ट देखने को मिला। पीपल वर फोर्स टू गो फार ऑफ डिस्टेंसेस इन ऑर्डर टू सर्च फॉर वर्क। काम के लिए लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ा। अब जो है बैंकों ने लोन लेना बंद कर दिया और जिसको दे रखा था उससे रिकवर नहीं कर पा रहे थे, तो जिस वजह से बैंकिंग सिस्टम जो यूएस की थी वो भी कोलैप्स हो गई। अब इस ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हमने ये तो पढ़ लिया कहाँ कहाँ पे किस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है, तो क्या इंडिया उससे अछूता रह सकता था क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा था। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, वॉज एन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स एंड द इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। द डिप्रेशन लेड टू अ क्रैश ऑफ द मार्केट एंड इट सीवियरली अफेक्टेड इंडिया। India's import-export reduced drastically from 1928 to 1934. As the prices of product in the international market fall, the price in India also came down. यहाँ पे भी कम हो गई, बट द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड। लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनने मना कर दिया कि हम जो है वो जो टैक्स है वो तो हम उतना ही लेंगे। द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स अक्रॉस इंडिया वॉज नॉट गुड। अब यहाँ के किसानों की कंडीशन हाल ठीक थी नहीं। दे हैड टू रिलाइड अपॉन, उनको जो है अब सेविंग्स पे या फिर जो उनके मोर्टगेज लैंड थे या उन पे अब गुजारा करना पड़ रहा था। उन लोगों ने अपनी ज्वेलरी बेचना शुरू कर दिया, जिनको जो भी उनके पास प्रीशियस मेटल्स थे वो तक बेचना शुरू कर दिया ताकि अपने खर्चों को पूरा कर सके। इन दिस डिप्रेशन ईयर इंडिया केम अप एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स स्पेशली गोल्ड। अब इस डिप्रेशन टाइम पे इंडिया क्या करने लग गई, प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड को एक्सपोर्ट करना उन्हें शुरू कर दिया। द इंडियंस फ्रॉम रूरल एरियाज वर सफरिंग बैडली फ्रॉम डिप्रेशन। अब ये ग्रेट डिप्रेशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो है रूरल एरियाज़ के लोग बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो रहे थे, और यही वो टाइम था जिसमें गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था ताकि उनकी मदद की जा सके। एक तो पहले ही सब कुछ इतना महंगा था, और उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पे भी टैक्स लगा दिया, जिसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लागू किया गया और सबसे पहले नमक कानून को ही तोड़ा गया था, जो कि हम पहले ही इससे पहले वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है पोस्ट वॉर सेटलमेंट। अब युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो पोस्ट वॉर सेटलमेंट होता है सभी कंट्रीज के बीच में, और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का जो है स्थापना किया जाता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें। द इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन ड्यू टू कंक्लूजन। अब जो है इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन है ना, दो कंक्लूजन निकाल के आते हैं जब ये युद्ध वगैरह खत्म हो जाता है। फर्स्ट, मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मास कम्युनिकेशन। मास प्रोडक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक मास कम्युनिकेशन ना हो। सेकेंड लेसन ये था कि कंट्रीज की इकोनॉमिक लिंक जो है हर दूसरे वर्ल्ड से भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो जो है कंक्लूजन निकल कर आया था। टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लस, जो भी हमारी कंट्री में किसी भी कंट्री में एक्सटर्नल सरप्लस है या फिर डेफिसिट है, कहीं पे किसी चीज़ की कहीं कमी है, कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो इन सब को से डील करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाया गया एट ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर के अंदर, जुलाई 1944 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक वर सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रीस्ट्रक्चरिंग, कि अब जो है रीस्ट्रक्चर किस तरीके से हो, तो उसके लिए दो बॉडी को बनाया गया, दैट वाज IMF एंड वर्ल्ड बैंक। द पास्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज ब्रेटन वुड्स सिस्टम। जो पास्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम आया उसको हम किस सिस्टम से जानते हैं, ब्रेटन वुड्स सिस्टम से जानते हैं। दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर सभी कंट्रियों की करेंसी को लेकर एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को सेट किया गया था। IMF एंड वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। The financial operation of both the IMF and the World Bank began in 1947. दोनों ने अपना काम करना कब शुरू किया, 1947 के अंदर। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज हैंडल बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। US प्रोसेस द राइट ऑफ वीटो पावर, इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब है डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। जितने भी कोलोनाइजेशन हुआ पड़ा था, जहाँ पे भी यूरोपियन कंट्रीज ने किया हुआ था, उसको डीकोलोनाइज करवाया गया, और हर जगह जो 1 बाय 1 धीरे धीरे सारी जो कंट्री है उन्हें आज़ाद किया गया। मेनी कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन सपोर्टेड बाय UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। ग्रुप ऑफ 77 और G77 वॉज organized by developing countries to demand a new international economic order.
NIEO विच वुड गिव राइज दीज कंट्रीज रियल कंट्रोल, जिसके अंदर जो है हम खुद के नेशनल रिसोर्सेज पर खुद की कंट्री का जो है कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो वहाँ पर रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चर गुड है, तो उस पर खुद का कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो NIO ने कराया। तो इस तरीके से फिर वन बाय वन सारे देश जिस पर भी यूरोपियन कंट्रीज ने या फिर कोई भी कर रखा था कब्जा, उसको आज़ाद करवाया गया। अब ब्रिटेन वुड्स भी सक्सेसफुल नहीं रह पाई और फिर आया ग्लोबलाइजेशन। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पोस्ट वॉर वर्ल्ड हैड सीन years of stable and rapid growth, but it was not as good as it seemed। मतलब काफ़ी सालों तक स्टेबल रहा, ग्रोथ भी ठीक हुई, लेकिन उतना नहीं जितना सोचा था। फ्रॉम दी 1960 द US बिगन टू फेस द वीकेंड फाइनेंस इन कॉम्पिटिशन इशूज। 1960 के अंदर US ने क्या देखा कि उसकी फाइनेंस वीक होती जा रही है, उसको और एक कंपटीशन इशू क्रिएट हो चुका है। US डॉलर भी फेल हो चुका था टू इन मेंटेनिंग इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू गोल्ड के अकॉर्डिंग जो है उसको बनाए रखना था। दिस फाइनली लेड टू अ कोलैप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसकी वजह से जो है फिक्स एक्सचेंज सिस्टम को कोलैप्स करके नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, दैट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और वही अभी भी चल रहा है। फ्रॉम द 1970s टिल 1990s इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी बेरोजगारी का सामना करने को देखने को मिला। इट वॉज सो बिकॉज MNC बिगन शिफ्टिंग फ्रॉम देयर प्रोडक्शन ऑपरेशन टू लो वेज एशियन कंट्रीज। प्रॉब्लम ये हुआ क्योंकि जितनी भी अब मल्टीनेशनल कंपनी थी, उन लोगों ने अपना प्रोडक्शन करने के लिए ऐसे देश जाने लग गए जहाँ पर उन्हें कम मजदूरी देना पड़े, जहाँ पर उन्हें कम पैसे में लेबर मिल जाए, जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया for investing by foreign MNCs. In the past 2 decades, countries like India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation. तो गाइस यही आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। हाफ पार्ट हमने पहले की वीडियो में ही कवर कर लिया। तो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हमारा खत्म होता है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।